हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस नए व्लॉग में। तो चलिए, आज मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि मैं किस लैब में काम करता हूँ। एज अ पीएचडी स्टूडेंट हम जो हैं वो किसी न किसी चीज़ के ऊपर रिसर्च करते हैं। तो मेरा जो है वो थीसिस का टाइटल क्या है, मेरा टॉपिक ऑफ रिसर्च क्या है, एंड कैसी दिखती है मेरी लैब, और क्या क्या काम करता हूँ उसके अंदर। जितनी सरल भाषा में आपको समझा पाऊँ ताकि आपको समझ में आए, वो कोशिश करूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा और समझाऊँगा। तो चलिए चलते हैं, ले लेते हैं अपनी चाबी और निकलते हैं। मोबाइल वैसे मैंने चार्ज पे लगाया है, अभी 8% ही हुआ है, तो मोबाइल का तो वैसे काम नहीं है, तो छोड़ देते हैं। इसके अलावा लैब कोट ले लेते हैं। तो चलो चलते हैं। यार चाबी कहाँ रख दी, एक सेकेंड। तो चलिए जी, इसको जो है वो लॉक कर देते हैं पहले तो अपने ऑफिस को। ये हो गया जी लॉक, और ये आ गए हम कहाँ, रिसेप्शन एरिया पे। देन हमारी लैब है यहाँ पे नीचे बेसमेंट में। तो चलिए जी बेसमेंट में चलते हैं। और काफ़ी मतलब जो है वो लाइन से जितने भी प्रोफेसर्स हैं, फिर जितने भी पोस्ट डॉक करने वाले पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं, इन सब की लैब इधर ही होती है। लाइन से है सारी लैब, और ये लाइन से बहुत लंबा कॉरिडोर है ये। और सबकी जो है वो जो भी गेट देख रहे हैं, ये सारे लैब्स ही हैं नीचे। ऊपर देख सकते हो आप, जो भी सप्लाई होती है ऑक्सीजन की, या फिर अलग अलग केमिकल्स की, या फिर तमाम जितनी भी गैसेस वगैरह यूज़ करते हैं कोई रिसर्चर अपने अपने काम में, तो वो सब की सप्लाई मतलब वो होती है। अब इधर जो है लाइट नहीं जल रही है, तो आपको थोड़ा अंधेरा दिखेगा, लेकिन कहाँ है मेरी, अच्छा हाँ ये है मेरी, ठीक है। तो मैं पहुँच गया भाई, अंदर चलते हैं, देखते हैं कि क्या सीन है आज का। अब मैं इस चीज़ का जो है वो यूज़ टू हो गया हूँ कि बंद करो तो लाइट जलती है। तो दोस्तों ये है मेरी एक छोटी सी और प्यारी सी लैब, और इसमें मेरा जो सबसे मतलब मैक्सिमम जो मेरे काम हैं वो इसी में हो जाते हैं। एंड कुछ और भी एनालिसिस अगर हमें करनी होती है तो और भी कलीग्स के या दूसरे डिपार्टमेंट या फैकल्टीज़ की भी लैब हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये मेरी जो है वो प्राइवेट लैब है। और जो मैं काम कर रहा हूँ, आप लोग अगर गांव देहात से होगे या फिर कहीं से भी होगे, तो आप बायोगैस का नाम तो सुने ही होगे कि हम एज अ एनर्जी सोर्स की तरह जो है वो बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं। अभी ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, बट पहले के टाइम में जो है उसको गोबर गैस के नाम से जाना जाता था, उसका लोग यूज़ करते थे। अभी भी बहुत सारे जगह बायोगैस प्लांट्स होते हैं और उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। बेसिकली जो है इसका मैं थोड़ा टेक्निकल बताऊं तो रसोई गैस का के तौर पे हम इसका यूज़ करते हैं, जिसमें कि मीथेन जो होती है वो मैक्सिमम अमाउंट में होती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, इसके अलावा आपकी जो है वो नाइट्रोजन, अमोनिया वगैरह भी गैसेस होती हैं। तो बेसिकली यही है कि बायोगैस के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। अब बायोगैस में क्या मैं कर रहा हूँ, तो बायोगैस जो है वो तो प्रोडक्ट हो गया, तो प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ प्रोडक्ट बनने के बाद, बायोगैस बनने के बाद जो वेस्ट बच जाता है, उस वेस्ट को अब क्या किया जाए, क्योंकि वो वेस्ट की को जो है वो उसका कुछ प्रॉपर सलूशन ना होने की वजह से ही जो बायोगैस प्लांट्स हैं वो आज के डेट में सक्सेसफुल नहीं है। तो हम लगे हुए हैं, यूरोपियन यूनियन का जो है एक फंडेड प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर उसके अंदर मतलब हम काम कर रहे हैं कि उस वेस्ट को हम लोग ट्रीट करें और उसका कुछ वैलोराइजेशन करें, ताकि ये एक्सेप्टेबल हो पाए टेक्निक बायोगैस प्रोडक्शन की ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे कंट्रीज़ के लिए। एंड
लेकिन ये बात बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि इसका प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा हमारे देश में, इंडिया में हो सकती है, या फिर एशियन कंट्री में बहुत ज़्यादा है, बट यूरोप इस पे बहुत काम कर रहा है। क्योंकि यूरोप ने टारगेट किया है कि 2030 तक जो है वो अपने सारे के सारी जो डिपेंडेंसी हैं फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर से, वो इसको ख़त्म ही कर देंगे एक तरीके से। तो ये शिफ्ट कर जाएंगे ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रिक के ऊपर या हाइड्रोजन के ऊपर, एंड जो एनर्जी कंजम्पशंस हैं उसके रिगार्डिंग ये सारा का सारा शिफ्ट कर जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो रिन्यूएबल एनर्जी में ही एक ये सोर्स है बायोगैस, तो इसके ऊपर भी इन लोगों ने जो है वो बहुत ही इंटेंसिवली जो है वो काम स्टार्ट किया है। तो चलिए, अब मैं आपको, बहुत हो गया ज्ञान की बातें, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये हम लोगों ने ना छोटा सा ना रिएक्टर ही बना रखा है, डेमो रिएक्टर है, जिसमें कि हमारी रिएक्शंस वगैरह होती हैं। एंड ये क्लोज इन्वायरमेंट में है, जिसमें कि हम टेम्परेचर वगैरह, अभी मैं आपको दिखाऊं तो इसमें कंट्रोल करते हैं। अभी कितना चल रहा है, 26, वैसे 25 पे होना चाहिए, इसको मैं अभी देखता हूँ। तो ये है क्लोज इन्वायरमेंट में एक रिएक्टर, ये बाहर एक रिएक्टर है, और एक ये दूसरा रिएक्टर है। अगर आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में जानते हैं तो हम लोग उसकी एक टेक्निक यहाँ पे इसमें अप्लाई कर रहे हैं, और इस दोनों रिएक्टर में हमारी खुद की कुछ टेक्निक्स हैं, वो हम इसके ऊपर जो है वो आजमा रहे हैं। तो बस अब इसमें और तो क्या ही मैं आप लोगों को बताऊं। जैसे आपको दिख रहा है ना कि ये उबल रहा टाइप का है, तो ये उबल नहीं रहा है। ये एक्चुअली क्या है कि सबसे नीचे अगर देखेंगे ना, तो ये वाली जो पाइप है, इसमें से हम, नहीं ये वाली नहीं, ये वाली जो पाइप है, ये वाली है ना, हाँ ये वाली, क्योंकि वो कंप्रेसर लगा है, तो वहाँ से जो है ये यहाँ से हम हवा भर रहे हैं इसके अंदर, मतलब हवा सप्लाई कर रहे हैं, और इसके अंदर जो है वेस्ट मटेरियल है, ये जो आपको काला काला दिख रहा है, तो ये बहुत ही फोर्स के साथ जो है वो एयर सप्लाई हो रही है, तो इसलिए जो है ये आपको बुलबुले उठते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो है ऐसा दिख रहा है कि उबल रहा है, और इसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह हम डालते हैं। तो बेसिकली हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट कि हम इसको जो है कन्वर्ट कर रहे हैं फर्टिलाइज़र के फॉर्म में। तो देखते हैं, अगर सफलता मिल गई तुम्हारे भाई को, तो समझ लो कि भैया कुछ जो है वो बढ़िया खोज के निकाल दिया है इस दुनिया के लिए, जो कि बहुत ही यूज़फुल हो सकता है फ्यूचर में। इसके अलावा नॉर्मल चीज़ें बताते हैं। जैसे ही आप आते हैं अंदर लैब में, तो आपको एक शीट मिलती है, एक नोटपैड होता है, जिसमें आप क्या परेशानी है, लैब में कुछ परेशानी है या कोई केमिकल नहीं है, या कोई भी आप सजेशंस या कोई भी अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप इस पर लिखिए। इसके अलावा हमारा एक ये ड्रॉर है, जिसमें कि सारे लैब कोट वगैरह हमारे होते हैं। और ये लैब कोट जो गंदे हैं ना भाई, ये गंदे इसलिए हो जाते हैं ना, क्योंकि हम वेस्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो गंदे होते रहते हैं, और फिर लॉन्ड्री वालों को हम दे देते हैं करने के लिए, इधर साफ़ वाले रखे रहते हैं। और इसके अलावा जो है वो हमारा ये है हमारा खजाना, जिसके अंदर की बाहर के जो हैं वो कुछ बायोगैस प्लांट हैं, जो पायलट प्लांट हैं, वहाँ से हम सैंपल्स उठा के लाते हैं, जो एक्चुअल में बायोगैस प्लांट है बाहर, और उनके वेस्ट के सैंपल को लेके आते हैं, और उसकी हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं अलग अलग, क्योंकि वो मतलब कैसे बताएं उसको, अलग अलग सबस्ट्रेट यूज़ करते हैं बायोगैस प्लांट बायोगैस प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम उन डिफरेंट बायोगैस प्लांट के सैंपल लेके आते हैं। तो इसके अलावा जो है वो, जैसे हमारा अभी जो है वो चेक रिपब्लिक में भी है, स्विट्ज़रलैंड में है, इसके अलावा जो है सैंपल हमारे पास ऑस्ट्रिया से भी है, और तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है आपको मिल जाएगा क्या, पीएच मीटर मिल जाएगा, ऑक्सीमीटर आपको मिल जाएगा इधर, एंड ये भी सेम है। और ये जो है मेरे एक लैब टेक्नीशियन है, उन्होंने अपने यहाँ पे ना ये फेवरेट कैसेट्स वगैरह हैं, चेक की बड़ी देवोरैक ये करके, मतलब बहुत ही फेमस सिंगर्स या वगैरह वगैरह की ये कैसेट्स हैं, वो लगा के भाई जो हैं वो कभी कभी सुनते हैं। वो उनका काम है लैब में, मतलब रख रखाव की जिम्मेदारी वगैरह सारी चीज़ें। और इसके अलावा क्या है हमारे पास, पाइपेट्स वगैरह हैं अलग अलग, मतलब कैपेसिटी वाले। इसके अलावा प्रिंटर सिस्टम होता ही है, वेइंग मशीन हो गई, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री हो गई, टिप्स हो गए, एंड इसके अलावा जो है वो हीटिंग पैड हो गया, और ये वेसल्स वगैरह को हीट करने के लिए हो गया।
और ये भी संक्शन पम्प्स वगैरह होते हैं पेपिट, ये जो है थोड़े एडवांस होते हैं। ये आपको मुंह से जो है वो सक नहीं करना होता है केमिकल्स को, आप इससे जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो डेमी वाटर वगैरह, अच्छा डेमी वाटर ख़त्म हो जाता है तो दूसरी लैब से हमें लेकर के आना होता है, हमारे पास सप्लाई नहीं है। इसके अलावा मॉफिल फर्नेस वगैरह हो गया और इंक्यूबेशन टैंक हो गया। इधर ये हीटर हो गया, इसमें जो है वो हम अगर जो लोग साइंस पढ़ते होंगे उनको पता होगा ड्राई मैटर वगैरह जो हैं वो हम इसमें इसके मतलब हेल्प से जो है हम मेज़र करते हैं। मेज़र तो नहीं करते हैं, पहले हम इसमें चीज़ों को सुखाते हैं फिर वेइंग मशीन में मेज़र करते हैं। और इसके अलावा और क्या हो गया, ये मॉइस्चर कंटेनर्स जो होते हैं सिलिका वाले वो हैं, कंप्रेसर, तमाम चीज़ें मतलब। और सारे लैब में कुछ भी ख़राब हो जाए तो उसके लिए जो हैं वो हमारे पास सारे के सारे केमिकल्स, ख़राब हो जाए तो मतलब उसको ठीक करने के लिए तो जुगाड़ पानी सब रखे रहते हैं हम लोग खुद ही, और खुद ही करते हैं। तो आपको जो है वो सारी टूल्स एंड टेक्निक भी पता चल जाता है पूरे लैब को कि क्या है लैब में, क्या ख़राब हो गया, सही हो गया, ये सब कुछ हमको खुद देखना होता है। और केमिकल्स वगैरह हम बना के जो है वो अपने रख देते हैं और जब भी ज़रूरत होती है उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा और क्या दिखाएं, इसके अलावा जो है वो यहाँ पे हमारे सारे फ्लास्क वगैरह होते हैं जो कि आप देख रहे हैं कितने सारे वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वगैरह हैं। और सब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं, वेइंग करने के लिए सारे होते हैं। स्टीरर हो गया, तो मतलब लैब की ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको जो हैं हमारी लैब में मिल जाएंगी। तो अगर आपका कुछ ऐसा काम है या फिर अगर आप कुछ ऐसा सीखना चाहते हैं, अच्छा और भी चीज़ें दिखाते हैं। जब हम फील्ड पे जाते हैं तो हम जैसे हमें कुछ भी मेज़र करना है, जैसे हमें अमोनिया मेज़र करना है, नाइट्रोजन जैसे नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट मेज़र करना है, या फिर फास्फोरस, कैल्शियम, कुछ भी हमें मतलब मेज़र करना है तो हम यहाँ पे तो प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अच्छा ये प्रैक्टिकल से याद आया, ये मैंने यार अभी शिट मैन, ये मैंने कुछ सैंपल्स जो हैं वो टेस्ट नहीं किए हैं, इनको मैंने सेंट्रीफ्यूज करके रखा है, फ्यूज मशीन है तो इनको जो है मुझे टेस्ट भी करना है। अरे यार अच्छा हुआ आ गया मैं ब्लॉग बनाते बनाते यहाँ पे। इसको अभी प्रैक्टिकल ये मतलब एक्सपेरिमेंट मुझे करना है, मैं अभी करूँगा इसको, 2-3 घंटे लगेंगे यार, बिकॉज़ कि ये ब्लॉग जो है मैं संडे की रात को शूट कर रहा हूँ तो मंडे को जो है वो मुझे इसकी रिपोर्ट जो है वो डालनी होगी कि क्या है। इसके अलावा रिपोर्ट के लिए बात करें तो ये हमारे पास जो है वो ऐसी फ़िज़िकल नोटबुक एक ही वो होती है जिसमें कि हम सारी अपनी रीडिंग्स वगैरह लिखते हैं। एंड ये सारी भर्ती चली जाती है और ये नई वाली है तो बहुत काम करना पड़ता है दोस्तों इन सारे एक एक पॉइंट के लिए, एक एक जो है वो रिज़ल्ट के लिए। फिर हमारे जो सुपरवाइज़र या को सुपरवाइज़र कभी भी आते हैं, चाहे हम लैब में रहें या ना रहें, तो वो जो है हमारी रीडिंग्स देख करके जो है हमारी प्रोग्रेस और हमारे काम को जज कर सकते हैं और हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि तुम कहाँ गलती कर रहे हो और तुम्हें क्या इम्प्रूव करना है क्या नहीं करना है। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल किसी भी मतलब लैब की जान जो कि हम लोग क्लास 9 और 10 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, इतना लेकिन इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि कभी इसका काम नहीं पड़ा। बहुत ही लिमिटेड केमिकल्स होते हैं जिनसे आपको काम करना होता है, बट उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पीरियोडिक टेबल ज़रूरी है, ऐसी बात नहीं है। तो ये है दोस्तों मेरी प्यारी सी खूबसूरत सी लैब। इसके अलावा जो है वो एक्स्ट्रा आपको जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो यूज़ करने पे मान लो टूट जाएं या फिर कुछ और भी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा में जो हैं वो ऊपर स्टोर करके हम रखते हैं। और मैं ये जो बताने वाला था वो तो भूल ही गया, हाँ, जो हम बाहर जाते हैं यहाँ पे तो हम सारी चीज़ें यहाँ मेज़र करते हैं, लेकिन अगर बाहर किसी प्लांट में जाएँ तो हम इन केमिकल्स का यूज़ करके तो नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन लैब में बहुत ही एक्यूरेसी के साथ मेज़र होता है क्योंकि हम बहुत ही उनको केमिकल्स के साथ जो हम रिएक्ट करा रहे हैं, साथ में ही हम देख रहे हैं कि कितना जो है वेरिएशन आ रहा है, कितना होना चाहिए, फलाना फलाना। बट फील्ड पे हम जो है एक एस्टिमेट लगाने के लिए हम इन बॉक्सेस में जो है हमारे पास पहले से ही
मतलब ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिनकी वजह से जो है हम उनको फील्ड पे मेज़र कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो कि अगर हमें NO3 मेज़र करना है, हमें NO3 हो गया, ये आपका कुछ हैवी मेटल्स के लिए है, ये COD के लिए हो गया। तो ऐसे ऐसे जो हैं इनको हम फील्ड पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा ऊपर जो है वो सारी टिप्स और पाइपेट्स वगैरह की चीज़ें रखी हैं। उधर जो देख सकते हो वो नाइट्रोजन, टोटल नाइट्रोजन और क्या है, फास्फोरस के लिए है किट। और बस यही है मेरे ख्याल से तो। और हाँ, ये जो पाइप है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पाइप है। इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, स्ट्रिपिंग करते हैं। स्ट्रिपिंग होता है कि हम मतलब एक तरीके से देख लो तो अमोनिया, यार ये कुछ ज़्यादा ही वैसे टेक्निकल हो जाएगा। कुल मिला के ये समझो कि उससे हम अपने वेस्ट को प्री ट्रीट करते हैं। प्री ट्रीट करने के बाद जो है वो हम उसको यहाँ पे एक्चुअल ट्रीट करते हैं, इसके अंदर हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसके अलावा ये ऑटोमेटिक सिस्टम है जिससे क्या है, और उसका है इसका ये, इससे जो है हमारे pH वगैरह जो है वो ऑटोमेटिक हम लोग यहाँ से देखते रहते हैं कि हमारे जो रिएक्टर हैं उसमें जैसे ये जो है सिस्टम इससे जुड़ा है एंड ये जो है वो हमारे रिएक्टर्स के साथ कनेक्ट है। तो हमें पता चलता रहता है कि हमारा ऑक्सीजन कंटेंट कितना चल रहा है, pH कितना चल रहा है, टेम्परेचर कितना है, वो सब कुछ हम लोग मेज़र करते हैं। और सिस्टम बहुत ही 5 सेकंड में बताऊं तो ये है हमारा वेस्ट मटेरियल। यहाँ से फ्लो जो है ये इन्फ्लुएंट है, ये गया यहाँ पे। ये पेरिस्टाल्टिक पंप है जो कि इसको सप्लाई करता है रिएक्टर के अंदर। रिएक्टर में जो है वो केमिकल्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, डिफरेंट पाइप से एयर फ्लो की जाती है और इसमें केमिकल रिएक्शन होता है। देन इसका सैंपल निकाल करके हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, मेज़र करते हैं बहुत सारी चीज़ों से। फिर हम देखते हैं कि क्या प्रोग्रेस हो रही है और क्या नहीं है। देखिए इतना सिंपल, इतना आसान सा रिसर्च है और इतने जो है वो 10 सेकंड में मैंने आपको बता दिया। लेकिन इस चीज़ को करने में मुझे 3 से 4 साल लगने वाले हैं। तो यही है ऑल अबाउट PhD कि आप जो है वो पहले एक पूरी किताब पढ़ते हो, पूरी ग्रंथ ही पढ़ते हो शुरू में, फिर उसके बाद धीरे धीरे एक मतलब इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो। पहले आप 9-10 में फिर एक स्ट्रीम लेते हो, फिर एक किसी टॉपिक मतलब एक किसी सब्जेक्ट पे जो है वो BSc MSc करते हो। यानी एक टॉपिक हो सके तो एक डेफिनेशन के ऊपर भी आपको PhD करनी पड़ सकती है, एक टर्म के ऊपर PhD करते हो तो जो है वो नैरो होता जाता है आपका जो वर्किंग एरिया है, जो आपका कोर इंटरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो कंजर्व होता जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट PhD। तो ये है दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से समझाई हुई मेरी लैब, और बट काम करने में बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही इंटरेस्टिंग लैब। तो जस्ट करते हैं फिर हम अपना काम, और आप लोग जो है वो अपना काम करिए जो आपको करना है, पता है, आप लोग को बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा भाई यूरोप में स्टडी के रिगार्डिंग या फिर जो है वो चेक रिपब्लिक के रिगार्डिंग मैं हर एक पहलू पे आप लोग को चीज़ें दिखाता रहूँगा और अपने बारे में भी बताता रहूँगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी नए मुद्दे के ऊपर बात करते हुए। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।